हेलो एवरीवन। हाँ, वेलकम यू ऑल। तो आज से हम इंडियन पॉलिटी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इंडियन पॉलिटी में हम क्या करेंगे, एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है 7th एडिशन, वो क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बुक है इसकी लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड मैं क्या कर दूंगा, आपको डिकोड कर दूंगा। ठीक है, तो लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हो या फिर एग्ज़ाम रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हो, चाहे जो कुछ भी हो, उसके लिए आप मुझे क्या कर सकते हो, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको कहाँ पे मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले देखेंगे हमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या होता है ये समझ के लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, जस्ट सपोज करो ये आपका होम है अभी। ठीक है, और ये क्या है, एक बुक है। क्या है, एक बुक है। अब आपका जो घर गवर्न हो रहा है ना, इस बुक की हेल्प से हो रहा है। यानी आपके घर को कैसे चलाना है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। ठीक है, ये सभी इस बुक में क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, उस हिसाब से आपका घर चल रहा है। आपके पापा की पावर क्या रहेंगी, आपके पापा की पोजीशंस क्या रहेंगी, ठीक है, आपकी पोजीशंस क्या रहेंगी, वॉट एवर द फाइनेंशियल कंडीशंस कैसे मैनेज किए जाएंगे। ठीक है, कुछ भी यानी इमरजेंसी आती है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, ये सभी आपकी बुक के हिसाब से, यानी इस बुक के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, हम अभी इसको रिप्लेस कर देते हैं। अभी जस्ट सपोज कि ये क्या है, इंडिया है, और ये क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। ठीक है, अब देखो हमारी इंडिया को कैसे गवर्न करना है। ठीक है, ये बुक बता रहा है। ठीक है, क्या हमारे इंडिया को कैसे गवर्न करना है, ये बुक बता रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होंगी। ठीक है, गवर्नमेंट की पावर्स क्या रहेंगी। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको क्या रहेंगी, लिमिटेड पावर रहेंगी या फिर अनलिमिटेड पावर रहेंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसका खुद का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, फेडरल रहेगा या कैसे रहेगा। ठीक है, हमारी कंट्री की टाइप ऑफ पॉलिटी क्या रहेंगी। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट क्या रहेगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद सिटीजन्स कौन बन सकेगा, सिटीजन्स के क्या राइट रहेंगे, फंडामेंटल राइट्स क्या मिलेंगी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या रहेंगी। ठीक है, उसके साथ भी हमारी स्टेट की क्या ड्यूटीज रहेंगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है खुद अमेंड कैसे होगा। ठीक है, पार्लियामेंट कैसे वर्क करेगा। ठीक है, पार्लियामेंट में जो चुने हुए लोग हैं वो कैसे किस तरह से पार्लियामेंट में जा सकेंगे, इलेक्शंस कैसे कंडक्ट किए जाएंगे, उसे कौन कंडक्ट करेगा। ठीक है, उसकी पावर्स क्या रहेगी, उसकी पोजीशंस क्या रहेगी। ठीक है, अभी जो ऑल इंडिया लेवल पे यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम देते हो आप, उसको यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, यूपीएससी वही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसके चेयरमैन है ना, मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है वो कैसे इलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर रहेंगी, क्या पावर्स नहीं रहेंगी, हाई कोर्ट रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, उसके साथ ही अगर देखते हो प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या रहेंगी। ठीक है, प्रेसिडेंट कैसे वर्क करेगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। ठीक है, कौन सी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकेगी, कौन सी नहीं कर सकेंगी, पार्टी कैसी नेशनल पार्टी बनेगी, स्टेट पार्टी कैसी बनेगी। यानी बेसिकली आप अगर देखते हो तो सभी क्या दिया हुआ है, इस बुक में दिया हुआ है। क्या, इस बुक में दिया हुआ है। तो आप कह सकते हो ना, तो बेसिकली हमारी कंट्री को कैसे गवर्न करना है, ये सभी इस बुक में दिया हुआ है। ठीक है, हमारा जो कंट्री गवर्न किया जा रहा है या फिर रन किया जा रहा है, वो जो है इस बुक की हेल्प से किया जा रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बुक है बेसिकली ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स है। क्या है, सेट ऑफ रूल्स है। अब सेट ऑफ रूल्स है, ये क्या बता रहे हैं, सेट ऑफ रूल्स कि हमारी कंट्री को कैसे गवर्न करना है, हाउ टू गवर्न द कंट्री, हाउ टू गवर्न द कंट्री, सबसे इजी डेफिनेशन है। ठीक है, क्या है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा सेट ऑफ रूल्स है जो बताता है हमें कि हमारी कंट्री को कैसे गवर्न करना है। फिर क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल विच टेल्स अस हाउ टू गवर्न द कंट्री। ये हो गया भाई कॉन्स्टिट्यूशन, इजी डेफिनेशन बताइए मैंने। ठीक है, और भी डेफिनेशंस है। ठीक है, अब ये क्यों बताइए डेफिनेशंस मैंने, इसके पीछे भी एक रीजन है। ठीक है, जैसे जैसे हम पॉलिटी पढ़ते जाएंगे ना, ये जो डेफिनेशन है ना आपको अपने आप समझ जाएंगे। जैसे आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ोगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे, प्रेसिडेंट पढ़ोगे, इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे भाई साहब
ये सब जो भी यानी हैपनिंग हो रहा है या फिर चालू है, ये सब बुक के हिसाब से चालू है, ठीक है। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कितने हाउस रहेंगे, यूनिकैमरल रहेगा, बाय कैमरल रहेगा, ये सब भी इस बुक में ही तो दिया हुआ है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आगे चल के भी आपको आएगी, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। हमारे यहाँ पे सुप्रीम कौन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी नहीं है, पार्लियामेंट भी नहीं है, ठीक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इसके बारे में और जानकारी लेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कुछ नहीं, एक बुक है, यानी सेट ऑफ रूल्स वाली एक बुक है जो हमें बताती है कि हमारी कंट्री को कैसे गवर्न करना है। बस इतना ही ध्यान में रखो। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ रूल्स, क्या करती है, कंट्री को कैसे गवर्न करना बताती है, ठीक है। कीवर्ड्स में अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ रूल्स। ये सेट ऑफ रूल्स क्या कहते हैं, बताते हैं, क्या बताते हैं, हाउ टू गवर्न द कंट्री, ठीक है। इतना बात ध्यान में रखना। अब देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको भी बनाया गया होगा। फिर किसने बनाया था इसको, बेसिकली इसका ड्राफ्ट जो है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा बनाया गया था। इसके द्वारा, ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो भी नोट्स की प्रिपरेशन थी, वो नोट्स की प्रिपरेशन की गई थी एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा। इसके द्वारा, एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, ठीक है। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसको लीड कर रहे थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। और ये जो एक्सपर्ट कमेटी थी, ठीक है, इसको कौन लीड कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान पे रखो, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया, ड्राफ्टिंग कमेटी ने, ठीक ठीक है। उसकी नोट्स की प्रिपरेशन थी, यानी नोट्स तो लगेंगे ना उसको, मटेरियल रिसोर्सेस, उसकी जो प्रिपरेशन थी वो की थी एक्सपर्ट कमेटी ने। किसने की थी, एक्सपर्ट कमेटी ने, ठीक है। अब देखो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसने जो ड्राफ्ट यानी प्रिपेयर किया, वो एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन करके एडॉप्ट किया गया है क्या, नहीं जी नहीं, ये ड्राफ्ट था। अभी इस पे क्या होना बाकी था, अभी इस पे डिस्कशंस वगैरह होने बाकी थे, ठीक है। जो कुछ प्रोविजंस थे जो आपत्तिजनक थे, जो पूरी सोसाइटी को यानी एक्सेप्ट नहीं थे, वो अबैंडन किए गए, या फिर उसकी चेंजेस, उसका यानी क्या, उस प्रोविजन में कुछ चेंजेस करके भी अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी पे भाई डिस्कशंस कौन करने वाले थे, ठीक है। तो इस पे डिस्कशन कौन करने वाले थे, इस पे डिस्कशन करने वाले थे हमारे सोसाइटी के वेरियस रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेटिव कैसे है, क्या है, अभी आपको पता चलेगा आगे, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव क्या है, सभी सेक्शन के जो हमारे सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो इकट्ठा इकट्ठा यानी आए, असेंबल हुए, क्या हुए, असेंबल हुए, ठीक है। इसी कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारे सोसाइटी के सभी सेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे इकट्ठा हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और फिर इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने काम किया, ये जो ड्राफ्ट था उस पर डिस्कशंस किए, डिबेट किए, कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली एडॉप्ट एंड इनेक्ट करने का काम किसने किया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ नहीं थी, जहाँ पे हमारे सोसाइटी के वेरियस रिप्रेजेंटेटिव आके, यानी हमारी सोसाइटी के वेरियस सेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव आके यहाँ पे बैठे हुए थे। किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्ट एंड इनेक्ट करने के लिए। और भी फंक्शंस क्या परफॉर्म किए हैं उन्होंने, वो आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है। अब समझने के लिए आप यहाँ पे इतना ध्यान में रखो, ठीक है। तो इसमें कौन कौन था, कौन कौन नहीं था, ये आगे चल के आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो बेसिकली क्या है, जस्ट अ सेकंड, तो बेसिकली क्या है, हमारा ये हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारी कंट्री को कैसे गवर्न करना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट यानी किस कमेटी ने तैयार किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। उसको कौन लीड कर रहे थे, उसको लीड कर रहे थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ठीक है। अब ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसको जो नोट्स मिलने वाले थे या फिर उसकी नोट्स की प्रिपरेशन थी, वो किसने की थी, वो की थी एक्सपर्ट कमेटी ने। क्या थी, एक्सपर्ट कमेटी ने। और एक्सपर्ट कमेटी को कौन लीड कर रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे, ठीक है। अब ये जो ड्राफ्ट था, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, इस पे डिस्कशंस, इसको एडॉप्ट एना करने का काम किसने किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे सोसाइटी के वेरियस सेक्शंस के क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है। वो यहाँ पे आए, बैठे, असेंबल हुए, ठीक है। क्या किया फिर उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था वहां पे डिबेट किए, डिस्कशंस किए, कौन सा प्रोविजन अडॉप्ट करना है, कौन सा यानी चेंजेस करके यानी अडॉप्ट करना है, अबेंडन करना है, ये सभी डिस्कशंस कहाँ पे हुए, वो हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट अडॉप्ट और इनेक्ट करने का काम किया, ठीक है। और भी वेरियस फंक्शन इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में परफॉर्म किए है, वह अभी जैसे हम फर्दर एडवांस करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या देखने जा रहे हैं, तो बेसिकली ये चैप्टर जो नहीं, चैप्टर ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। यानी हम देखेंगे कि कौन, देखो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्म हुई, यानी टाइमलाइन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है।
उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे उसका कंपोजिशन देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ही लाया गया था, ठीक है। उसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की टाइमलाइन, उसका कंपोजिशन और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है। देखो भाई, ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। और आपके कंपोजिशन और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बहुत अच्छी तरह से डिकोड होना चाहिए। एज इट इज लैंग्वेज में नहीं आता है कभी कभी, ठीक है। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। नो नीड टू वरी। चलो फिर अभी क्या करते हैं, हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलो फिर देखो, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। हमें अभी अपने आप मैंने अभी आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है सेट ऑफ रूल्स विच टेल्स अस हाउ टू गवर्न द कंट्री। ये इजीएस्ट डेफिनेशन थी, ठीक है। और भी डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न, ठीक है। यही सेम मीनिंग है जैसे मैंने वो डेफिनेशन बताई थी, उसका ही सेम मीनिंग है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी अलग है, ठीक है। उसके बाद देखो, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड विच फुलफिल्स द एस्पायरेशन एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। फंडामेंटल लैंड फंडामेंटल लॉ है लैंड का, वो जो क्या करता है, वे फुलफिल करता है हमारी सोसाइटी के एस्पायरेशंस एंड गोल को, ठीक है। ये भी डेफिनेशंस देखो, अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, और याद करने की कोशिश भी मत करो, ठीक है। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पूरा पढ़ जाओगे ना, तब आपके डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएंगी। याद करने की, लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अभी क्या याद रखोगे, अभी याद रुकता ही रखो जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। क्या, सेट ऑफ रूल्स। क्या कहते हैं, सेट ऑफ रूल्स, कंट्री को कैसे गवर्न करना है, तो ठीक है। फंडामेंटल लॉ वगैरह आपको आगे चल के अपने आप में समझ में आ जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, अब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ठीक है, उसकी सबसे पहले हम टाइमलाइन देखते हैं। अब टाइमलाइन यानी क्या कि उसकी डिमांड वगैरह कैसी हो गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, 1934 में क्या था, एम एन रॉय थे, ठीक है। एम एन रॉय ने क्या की थी कि आइडिया पुट फॉरवर्ड की थी, क्या कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया के लिए यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए, यानी आइडिया की थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, लेकिन किस लिए, तो क्या, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले डिमांड की या फिर आइडिया जो थी वो किसने पुट फॉरवर्ड की थी, वो पुट फॉरवर्ड की थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की आइडिया 1934 में एम एन रॉय में, ठीक है। एम एन रॉय ने पुट फॉरवर्ड की थी। उसके बाद 1935 में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने ऑफिशियली डिमांड की थी, क्या डिमांड की थी भैया, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। किसके लिए फॉर्म होनी चाहिए, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए या फिर बनाने के लिए, ठीक है। देखो, ये टाइमलाइन में सभी क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड है, किस लिए, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, ठीक है। बस किसने किसने की है ये आपको याद रखा है। 1934 में एम एन रॉय ने सबसे पहले आइडिया पुट फॉरवर्ड की थी कि भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है, आइडिया दी थी उन्होंने, ठीक है। उसके बाद 1935 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने ऑफिशियली डिमांड की थी, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए भैया, लेकिन किस लिए, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद 1938 में क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या कहा था कि भाई जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो क्या होनी चाहिए, वो फॉर्म होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म होनी चाहिए, किस लिए, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, लेकिन ठीक है, उसमें किसी भी तरह का आउटसाइड का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ठीक है। और वो जो बोला है उन्होंने, आउटसाइड का इंटरफेरेंस, ठीक है। और उसके अलावा वो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो इलेक्टेड होनी चाहिए एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझ के लो, ठीक है। उन्होंने क्या किया था 1938 में, ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड की थी, क्या क्या डिमांड की थी, कि भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। इसका मीनिंग क्या है विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस का, अभी ये देख लो, ठीक है। क्या होगा वो मीनिंग विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस का, तो बेसिकली यहाँ पे मीनिंग ये है कि भाई उस वक्त जो थे ना, हम क्या थे, ब्रिटिश की कॉलोनी थे, ठीक है, डोमिनियन भी नहीं थे, ब्रिटिश की कॉलोनी थे वो। उनका विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस का मतलब है कि ब्रिटिश का कोई भी हस्तक्षेप उसमें नहीं चाहिए हमें। वो जो हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म करेंगे, या फिर वो बोल रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन वो बोल रहे थे कि विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस का मतलब क्या था, कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका भाई कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए उसमें हमें, ठीक है, ऐसी उनकी डिमांड थी। और ये जो बोल रहे हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे, तो एडल्ट फ्रेंचाइजी का मीनिंग क्या होता है ये समझ के ले लो यहाँ पे, ठीक है। अब एडल्ट फ्रेंचाइजी का मीनिंग क्या होता है, जैसे इंडिया के सेंस में अगर बोलते हैं तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है अभी, ठीक है।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है हमारे यहाँ कि अभी जो भी अबव 18 ईयर्स हो जाएगा उसे राइट टू वोट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? राइट टू वोट। ठीक है, चाहे फिर वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कलर का हो, वहां पे यानी कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेस पे वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी को हमने क्या कहा है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने भी यही कहा है कि कॉन्स्टेंट असेंबली जो है वो इलेक्ट होनी चाहिए विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, लेकिन वो क्या होनी चाहिए? एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे इलेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो एडल्ट फ्रेंचाइजीज का मीनिंग क्या हो जाएगा कि राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ऑल एडल्ट सिटीजन्स। समझ में आ रहा है? एडल्ट क्या है? अबो 18। ठीक है, एडल्ट सिटीजन्स विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्लास, कलर, रिलीजन और सेक्स। यानी इनका मतलब था कि एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे जो कॉन्स्टेंट असेंबली हमारी इलेक्ट होंगी, ठीक है, तो एडल्ट फ्रेंचाइजी का मीनिंग क्या आ गया कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस वक्त डिस्क्रिमिनेशन था ना। ठीक है, क्या हमारे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन था? और ये जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने और ये डिस्क्रिमिनेशन क्या कर दिया था? बढ़ाया दिया था। ठीक है, जैसे हिस्ट्री पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एडल्ट फ्रेंचाइजी का मीनिंग खत्म, यानी समझ में आ गया। ठीक है, यानी राइट टू वोट सभी को मिलना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। सीधी भाषा में अगर कहूँ एडल्ट फ्रेंचाइजी का मीनिंग, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन व्हाट बेसिस? कास्ट, कलर, सेक्स, रिलीजन। ठीक है, तो बेसिकली ये एडल्ट फ्रेंचाइजी का मीनिंग क्या था? इक्वेलिटी बेस। क्या? इक्वेलिटी बेस। इक्वेलिटी होनी चाहिए भाई राइट टू वोट में। ऐसा एडल्ट फ्रेंचाइजी का क्या यहाँ पे मीनिंग होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? ये जो डिमांड थी कॉन्स्टेंट असेंबली फ्रेम करने की 1940 में क्या कर दी गई? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट कर दी गई, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ऑगस्ट ऑफर कहा जाता है। 1940 अगस्त में क्या एक्सेप्ट कर ली गई थी, इसलिए यहाँ पे इसको कहा गया है 1940 की जो डिमांड एक्सेप्ट की गई थी 1940 में, तो उसे कहा गया है ऑगस्ट ऑफर। उसके बाद क्या होता है भाई? वर्ल्ड वॉर चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है? वर्ल्ड वॉर चालू हो जाता है। अब वर्ल्ड वॉर जो चालू हो जाता है तो जो अलाइड कंट्रीज थी, यानी ब्रिटेन की जो अलाइड कंट्रीज थी, जैसे कि यूएसए, ठीक है, ऐसी जो कंट्री थी यूएसए वगैरह, वो क्या कर रही थी? यूके पे दबाव डाल रही थी कि भैया इस वर्ल्ड वॉर टू में आप क्या करो? इंडिया का सपोर्ट ले आओ। क्या करो? इंडिया का सपोर्ट ले आओ। ठीक है, लेकिन इंडियंस जो फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, उनका इस वॉर का सपोर्ट नहीं था। वो बोल रहे थे हम किसी भी तरह के सपोर्ट में नहीं है, यानी आप यूके की भी सपोर्ट में नहीं है और उसके अपोजिट में जो वर्ल्ड वॉर में थे जर्मनी वगैरह, उनके भी फेवर में नहीं है। ऐसा इनका कहना था। किसका? हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर का। ठीक है, लेकिन यूएसए जो था, जो अलाइड कंट्री थी, वो यूके पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाल रही थी। ठीक है, उस प्रेशर की वजह से क्या किया फिर 1942 में ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने, उन्होंने क्या किया? एक क्रिप्स प्रपोजल भेजा। अब भाई क्रिप्स प्रपोजल क्या है? तो बेसिकली क्या थे? सर स्टैफर्ड क्रिप्स करके एक थे। क्या थे? सर स्टैफर्ड क्रिप्स करके एक मेंबर थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, यानी उन्होंने एक ड्राफ्ट लेके आए वो। ठीक है, तो उन्होंने एक ड्राफ्ट लेके आए, वो ड्राफ्ट क्या है देखते हैं। ठीक है, 1942 क्रिप्स प्रपोजल, ए ड्राफ्ट प्रपोजल ऑन फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। ठीक है, बट इट वाज रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग व्हिच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू टू ऑटोनोमस स्टेट विद टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, अब ये फेल क्यों हुआ? इसके और भी रीजंस है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि इंडिया का सपोर्ट वर्ल्ड वॉर टू में मिल जाएगा, इस होप से इन्होंने क्या किया? जो लॉलीपॉप रहता है ना, वो लॉलीपॉप देने की कोशिश करी। किसको? इंडियंस को। ठीक है, ये एक ड्राफ्ट प्रपोजल भाई लेके चले आ गए वहां से, ब्रिटेन से, कि भैया हम इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेंगे इंडिया का। कब फॉर्म करेंगे? वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप हिस्ट्री में अगर पढ़ते हो तो यहाँ पे क्या था? उन्होंने कहा था कि इंडिया को हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन क्या हो गया था? इंडियन अभी कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड कर रहे थे। ये हिस्ट्री की टाइमलाइन है, वहां पे आपको अच्छी तरीके से कवर करवा देंगे। अभी स्टिक टू द पॉलिटी रहते हैं, ज्यादा हिस्ट्री में नहीं घुसते। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान में रखना कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन हम आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद फॉर्म करेंगे या फिर अडॉप्ट कर लेंगे, ऐसे इनका कहना था। ठीक है, लेकिन अगर देखिए तो क्या कर रहा था? क्रिप्स मिशन जो था या फिर जो क्रिप्स प्रपोजल था, वो अभी भी डोमिनियन स्टेटस यहाँ पे क्या कर रहा था? ऑफर कर रहा था। ठीक है, डोमिनियन क्या है मैं आपको आगे 5 मिनट में समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन हमारे जो इंडियंस के फ्रीडम फाइटर थे, अभी क्या डिमांड करते? भाई हमको अभी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। यानी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इस वजह से भी क्या हो गया? क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। और मुस्लिम लोग लोग सॉरी मुस्लिम लीग जो थी वो क्या कर रही थी? मुस्लिम लीग की भाई अलग ही डिमांड थी। क्या थी? कि भाई इंडिया और पाकिस्तान दो नेशंस बनाओ, ये मुस्लिम लीग की क्या थी? डिमांड थी। और उसका कहना था कि
पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा वो उसके लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी चाहिए, और हमारा जो इंडिया का है उसके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी चाहिए। तो बेसिकली मुस्लिम लीग की डिमांड क्या थी कि इंडिया बेसिकली जो हमारा अनडिवाइडेड इंडिया था उसको टू नेशंस में यानी टू ऑटोनोमस स्टेट्स में क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, और दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी होनी चाहिए। तो इस वजह से भी क्या हो गया था, फिर वो क्रिप्स मिशन जो है रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 1946 आता है। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर वगैरह खत्म हो जाता है। ठीक है, अब 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन प्लान आता है। अब भैया कैबिनेट मिशन प्लान क्या है? अब कैबिनेट मिशन प्लान वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इसे कैबिनेट मिशन प्लान क्यों कहा जाता है? तो इसे कैबिनेट मिशन प्लान इसलिए कहा जाता है कि इसके जो मेंबर्स थे ना, वो ब्रिटेन के कैबिनेट के मेंबर थे। यानी यूके में जो भी गवर्नमेंट थी उसके, सॉरी जस्ट अ सेकंड, यूके में जो कैबिनेट के मेंबर थे, ठीक है, उसके मेंबर्स क्या थे इसके, सॉरी, यूके में जो कैबिनेट फॉर्म हुआ था, ठीक है, वहां के जो मेंबर थे उसके 3 मेंबर क्या थे, उन्होंने कैबिनेट मिशन फॉर्म किया था। यानी कैबिनेट के वो मेंबर थे यूके के, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन प्लान कहा गया है। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन प्लान आया। अब कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या किया, सीधी तरह से जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी, क्या डिमांड थी कि भाई दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए, उसको तो सबसे पहले क्लियरली रिजेक्ट कर दिया भाई, बोला कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म वगैरह नहीं होंगी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ऐसा प्लान पुट फोर्थ किया, या फिर ऐसा प्लान सजेस्ट किया या फिर लाया कि जिस वजह से क्या मुस्लिम लीग भी क्या करना पाई, उसको रिजेक्ट नहीं कर पाई। मुस्लिम लीग को भी लगा नहीं भाई ये ठीक ठाक है, हमें भी इसमें कुछ फायदा मिल जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा प्लान लाया कि जो मुस्लिम लीग को भी अपीज कर पाए और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी अपीज कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया था, कैबिनेट मिशन जो प्लान था वो क्या हो गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा भी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी। ठीक है, इसके मेंबर्स कौन थे, इसके मेंबर्स थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, उसके बाद थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो ये थे इसके कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर। और इसे कैबिनेट मिशन प्लान क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके जो मेंबर थे वो सभी ब्रिटेन में जो कैबिनेट फॉर्म हुआ था उसके मेंबर्स थे, उसके कैबिनेट के मेंबर थे, इसलिए इसे कहा गया है कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, तो ये कब आया था, ये आया था 24 मार्च 1946 में आया था। कब आया था, 24 मार्च 1946 में। और इसने रिपोर्ट कब पब्लिश की थी, इसने रिपोर्ट कब पब्लिश की थी 16 मई 1946 को। ठीक है, ये डेट यहाँ पे ध्यान में रखना, माइट भी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की टाइमलाइन। ठीक है, फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब फॉर्म हुई, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुई नवंबर 1946। ठीक है, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कैबिनेट मिशन के प्लान के अंतर्गत हमारी क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होगी। कब फॉर्म होगी, नवंबर 1946 में। तो टाइमलाइन ध्यान में आ गई। 1934 में सबसे पहले क्या किया गया था, एम एन रॉय ने आइडिया बोली थी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियल डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पे कीवर्ड्स ध्यान रखना, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड एडल्ट फ्रेंचाइजी, दोनों का मीनिंग मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। फिर ये जो डिमांड थी वो 1940 में क्या हो गई थी, एक्सेप्ट हो गई थी, इसलिए अगस्त महीना था, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, अगस्त ऑफर भी कहा जाता है। 1940 में, सॉरी 1942 में क्या आया था, क्रिप्स प्रपोजल आया था। उसके यानी जो मेंबर था वो कौन था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स था। ठीक है, वो क्या लेके आया था, वही भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 सेकंड होने के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या आता है 1946 में क्या आया था, कैबिनेट मिशन प्लान आया था। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो डिमांड थी वो क्या कर दी थी, रिजेक्ट कर दी थी। ठीक है, इसके मेंबर्स कौन थे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अभी क्या होगी, फॉर्म होगी। ठीक है, कब फॉर्म होगी, नवंबर 1946 में। ठीक है, तभी हम क्या देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे, अभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन कौन था ये देखेंगे। ठीक है, ये जो कैबिनेट मिशन कब आया, कब रिपोर्ट पब्लिश की, ये डेट क्या रखना, थोड़ा आप ध्यान में रखना। ठीक है, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि समझाने के लिए बहुत कुछ है इसमें, इसीलिए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अभी। उसके बाद देखो कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब फॉर्म हुई, नवंबर 1946 में फॉर्म हुई। किसके अंतर्गत फॉर्म हुई या फिर किसके अंडर में फॉर्म हुई, तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में फॉर्म हुई। ठीक है, देखो भाई रिवाइज करने या फिर पढ़ने का तरीका यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर कैबिनेट मिशन प्लान अगर आप देखते हो तो आपको रिकॉल होना चाहिए। ठीक है, कब आया था भाई, 24 मार्च 1946 में, रिपोर्ट 16 में 1946 में,
इस तरह से पढ़ते जाओ, ठीक है। अभी हर बार मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। चलो फिर, कब फॉर्म हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? नवंबर 1946 में, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। ये आपको भी समझ गया था, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्ट्रेंथ क्या थी। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की क्या थी, टोटल स्ट्रेंथ थी 389, यानी कितने मेंबर थे टोटल? 389 मेंबर थे, ठीक है। अभी जो 389 मेंबर्स थे वो क्या थे? डिवाइड थे, यानी क्या, 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के थे, यानी 296 जो सीट्स थी वो ब्रिटिश इंडिया को मिली थी, ठीक है। उसके अलावा 93 सीट्स जो है बची हुई, ठीक है, वो थी प्रिंसली स्टेट्स की। वो क्या थी? प्रिंसली स्टेट्स की थी, ठीक है। अब देखो ब्रिटिश इंडिया यानी क्या आते हैं, ये जो ब्रिटिश इंडिया यहाँ पे 296 कहा गया है ना, तो ये जो थे, ये जो स्टेट्स थे, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे वो डायरेक्टली गवर्न करते थे। क्या करते थे? डायरेक्टली गवर्न करते थे। अब प्रिंसली स्टेट्स थी, ये क्या थे भाई? अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, ये क्या थे? इनडायरेक्टली गवर्न किया जाता था, इनको इनडायरेक्टली गवर्न किया जाता था, ठीक है। अब ये प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट नहीं थे, ये बात यहाँ पे समझ के लो। ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये इंडिपेंडेंट नहीं थे, फिर कैसे थे? डोमिनियन थे। क्या थे? डोमिनियन थे। देखो उस वक्त क्या किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि सभी जो छोटे छोटे जो स्टेट्स थे उसको क्या कर लिया था, यानी अपने इसमें मिला लिया था, ठीक है। तब क्या क्या था यहाँ पे, क्या कुछ स्टेट्स में क्या थे, जनता जो थी अपनी राजा के प्रति बहुत ही वफादार थी, ठीक है। इसलिए वो जनता का गुस्सा, फिर राजा भी क्या कर देता था, माचिस की तीली लगा देता था, वो आग भड़क जाती थी, रिवोल्ट होता था। ऐसा ना हो इसलिए इन्होंने क्या किया था, उस जो स्टेट्स थे उसमें क्या थे, जो नेटिव प्रिंसेस थे उनको नाम के लिए बिठा दिया था, ठीक है। इसलिए कि आप जनता भी खुश और वो प्रिंस जो प्रिंस था वो भी खुश। लेकिन इनको क्या थे, ये सिर्फ अपने इंटरनल मैटर ही क्या करते थे, गवर्न करते थे। एक्सटर्नल मैटर के लिए उन्हें किसको पूछना पड़ता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूछना था, ठीक है। यानी वो क्या थे? डोमिनियन थे, ठीक है। डोमिनियन समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या है? सर्कल है, ठीक है। अब देखो ये क्या है? दो सर्कल है। ये हो गया सोवरियन। अब सोवरियन यानी क्या होता है? सोवरियन यानी वो भी बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। सोवरियन यानी जो कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, जिसको किसी भी तरह से किसी की भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं, वो अपने मन मौजी है, ठीक है। जो चाहे जो मन में आए वो कर सकता है। अब यहाँ पे देखो ये सर्कल है। अब ये सर्कल जो है तो मन मौजी कहाँ पे है? अपने इनर एरिया में ही है। अगर इसको अगर बाहर अगर जाना है तो इस सर्कल को क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो अंदर वाले ये थे प्रिंसली स्टेट्स और ये है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। यानी अंदर के जो भी मैटर्स है वो इंटरनल मैटर्स है, प्रिंसली स्टेट्स क्या कर पाते थे? गवर्न कर सकते थे। लेकिन आउटसाइड मैटर्स है तो उन्हें किसकी परमिशन लिए लेनी पड़ती थी? डोम यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। यानी डोमिनियन का मीनिंग सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं कि क्या होता है, आप क्या है, किसी के अंडर में हो, ठीक है। अब देखो जस्ट एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। अगर आप डीवाईएसपी हो, ठीक है, ठीक है, तो आप अपने दायरे में हो, ठीक है। लेकिन आपको अगर कोई बड़ा कदम अगर लेना है तो आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? आपकी सीनियर की, जो कि आईपीएस ऑफिसर की। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? आप डोमिनियन में हो, ये आईपीएस जो हो गया वो सोवरियन है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल के लिए खाली बता रहा हूँ, ठीक है। तो डोमिनियन यानी क्या होता है कि आप किसी के अंतर्गत हो, आपको कुछ करना है तो आपको क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि हाँ, परमिशन लेनी पड़ेगी। इंटरनली आप गवर्न कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ उसके अलावा जो भी एक्सटर्नल मैटर्स है वो अगर आपको गवर्न करने हैं तो आपको जो भी आपके ऊपर में है उसकी क्या करनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। सोवरियन का मीनिंग क्या होता है भाई? सोवरियन यानी कंप्लीट फ्री, जो मन में आए वो कर सकते हैं, किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते। तो टोटल स्ट्रेंथ थी 389, उसके क्या 296 थे ब्रिटिश इंडिया के और 93 थे प्रिंसली स्टेट्स के थे, ठीक है। अब देखो जो 290 उसके देखो यहाँ पे देखो 389 में से क्या थे? 296 क्या थे? ब्रिटिश इंडिया के थे। क्या थे? ब्रिटिश इंडिया के। एक मिनट उधर चले जाते हैं अपन थोड़े, यहाँ पे दिक्कत जा रही। देखो अब देखो कंप्लीट क्या थी? 389 सीट्स थी, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को कितनी थी? 296 थी। और प्रिंसली स्टेट्स को कितनी थी? 93। अब 296 में से जो थी 292 थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के, जो 11 गवर्नर प्रोविंस थे वहाँ से डायरेक्टली निकलती थी, ठीक है। और जो फोर दे और बची हुई जो 4 सीट्स है वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस में से आती थी। क्या कहाँ से आती थी? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में थे आती थी, ठीक है। ये 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस में से आती थी कितनी?
296। और जो 4 थी वो कहाँ से आती थी, वो आती थी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ठीक है। अभी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस यानी क्या होता है, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस यानी कुछ भी नहीं, आज की जैसी हमारी यूनियन टेरिटरीज है ना, उस वक्त की क्या हो गई, यूनियन टेरिटरीज हो गई। इतना आप खाली ध्यान में रखो, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है उसका मीनिंग में, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या थी, टोटल स्ट्रेंथ क्या थी, 389 थी, ठीक है। उसके बाद देखो, अब जो कंपोजिशन थे, ठीक है, यहाँ पे कैसे दिया, ओके, सीट अलोकेशन, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो, ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स और ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट्स वेयर टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि इनको जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो कहाँ पे, कैसे, किस बेसिस पे हुआ था, पॉपुलेशन के बेस पे हुआ था। बस इतना ही ध्यान में रखो कि सीट अलोकेशन रिस्पेक्ट यानी पॉपुलेशन के बेस पे, प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, यानी आप कह सकते हो कि 1 सीट पर 1 मिलियन, या फिर कह सकते हो 10 लाख की पॉपुलेशन है तो 1 सीट मिलेगी, इस तरह से, ठीक है। तो क्या थी सीट अलोकेशन, कैसा था भाई, सीट अलोकेशन था, कैसा था सीट अलोकेशन, पॉपुलेशन के बेस पे डिवाइड, म्हणजे सीट्स डिवाइड की गई थी, ठीक है। उसके बाद देखो, सीट्स अलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वेयर टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज, ओके, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल, ओके, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देखा था, जो 296 सीट्स थी वो क्या थी, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस की थी, ठीक है, यानी ब्रिटिश इंडिया की थी, ठीक है। अब ये जो ब्रिटिश इंडिया की सीट्स थी ना, वो बेसिकली क्या थी, वो भी रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन में ही क्या थी, डिवाइड थी, लेकिन वो बेसिकली तीन तीन प्रिंसिपल कम्युनिटीज से आते थे। तो प्रिंसिपल कम्युनिटीज कौन सी थी, वो थी मुस्लिम, सिख्स और जनरल। ये तीन कम्युनिटी से वो क्या 296 क्या फील की जाती थी, ठीक है। अभी जनरल में मुस्लिम और सिख्स नहीं आएंगे फिर, ठीक है, अदर्स आएंगे इस जनरल में, ठीक है। ये बात सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखो, ठीक है। उसके बाद देखो कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे आए हुए, ठीक है, वो कैसे इलेक्ट होके आए थे, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्ट थे, इनडायरेक्टली इलेक्ट थे, वो देखेंगे अभी, ठीक है। अब देखो, उसके बाद देखो कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वेयर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वोटिंग वाज टू बी बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे समझ के लो, मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो ये क्या कह रहे हैं, बेसिकली जो 296 जो सीट्स थी, ठीक है, ये तीन क्या कम्युनिटी, प्रिंसिपल कम्युनिटी में क्या थी, डिवाइड थी, वो थी जनरल, सिख और मुस्लिम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, जैसे एक सेकंड दे दो मुझे, ठीक है, डिवाइडेड थी। ये क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे वो कैसे आ रहे थे, बेसिकली कैसे आ रहे थे, ठीक है, क्या थे, उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जा रहा था, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल बताता हूँ, वो समझ लो, उसके बाद एक समझ, अभी हमारा पार्लियामेंट है ये, इसमें क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है, इसमें क्या है हमारा, वही क्या रहेगा स्टेट लेजिस्लेचर में, वैसे यूनिकैमरल रहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक ही रहेगा, क्या, विधान परिषद जो भी रहता है वो, ठीक है, ठीक है। अब देखो, लोकसभा में क्या, जो चुन के जाते हैं वो क्या रहते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं, क्या रहते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं, हम करते हैं ना वोटिंग उनके लिए, ठीक है। अब राज्यसभा में जो चुन के जाते हैं वो क्या रहते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं, क्या रहते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं। अब इनडायरेक्टली इलेक्टेड क्या रहता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर वाले रहते हैं वो क्या करते हैं, अपना कोई एक मेंबर, वहाँ पे इलेक्शन होता है उनका इंटरनली, वो चुनते हैं और उसमें राज्यसभा में भेज देते हैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये तो पता है आपको, रिप्रेजेंट करने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस राज्यसभा में जो मेंबर्स जाते हैं उनको हम इलेक्ट करते हैं क्या, नहीं, ये रहता है हमारे द्वारा ही इलेक्ट, लेकिन इनडायरेक्टली रहता है। तो कौन कहता है, जो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट लेजिस्लेचर में बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, उनको भी सीट अलोकेशन हुआ होता है अपने पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो क्या करते हैं फिर, उनको इलेक्ट करते हैं, अपने में से किसी एक को इलेक्ट करते हैं और उसको कहाँ पे भेज देते हैं, राज्यसभा में भेज देते हैं, किस लिए, उस स्टेट को फिर क्या करता है, राज्यसभा में रिप्रेजेंट करता है। तो सेम क्या हुआ था, सेम भी यही पे यहाँ पे ऐसा हुआ था, जस्ट अ सेकंड, जो 296 सीट्स थी ना, इसमें भी जो इलेक्शन हुआ था वो भी वैसे ही हुआ था, कैसे हुआ था, तो बेसिकली क्या है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ठीक है, वो उस वक्त फॉर्म हो गई थी, ठीक है, ठीक है। अब वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली उस वक्त फॉर्म हो गई थी, इसमें से ही क्या किए उन्होंने, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे उनका चुनाव हुआ, ठीक है। चुनाव होने के बाद एक के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो यहाँ पे चले गए, क्या हो गए, यहाँ पे
चले गए। कैसे चले गए समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो चुना हुआ था वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बेस पे। कैसे था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे था, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कैसा था? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है बता देता हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो, 1 2 3, ये 3 मेंबर अगर है, ठीक है। अब क्या है कि किसी स्टेट को सिर्फ क्या करना है, एक ही सीट को भेजना है, लेकिन इलेक्शन के लिए कितने जन खड़े हैं? 3 लोग खड़े हैं, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब राज्यसभा में क्या करना है, जस्ट इमेजिन एक आधा स्टेट ले लेते हैं, ठीक है। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को एक सीट अलॉकेट हुई है, किस लिए? राज्यसभा में अपना यानी रिप्रेजेंटेटिव भेजने के लिए, ठीक है। अब एक सीट अलॉकेट हुई है, लेकिन इसके लिए 3 कैंडिडेट खड़े हैं, 1 2 3। अब 3 में से कौन जाएगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र की जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, वोटिंग करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? उसका जो वोटिंग रहेगा वो सिंगल ट्रांसफरेबल रहेगा, ठीक है। अभी उनको एक देते हैं, ऐसा कागज मिल गया। अब कागज पे क्या करेंगे, वो ABC लिख लेते हैं, ठीक है। ये 3 लोग हैं ABC, ठीक है। तो कागज पे क्या लिखेंगे, उनका पहला प्रेफरेंस कौन सा है भैया, तो लिखेंगे A। उसके बाद उसका दूसरा प्रेफरेंस अगर C रहा तो लिखेंगे C, और उसका रहेगा B, ठीक है। फिर क्या होंगे, अभी A के लिए कितने वोट मिले वो काउंट किए जाएंगे। अगर A के लिए मेजोरिटी वोट्स आते हैं तो भाई A क्या हो गया, इलेक्ट हो गया। अगर नहीं आते तो ये सभी वोट्स, उसका दूसरा ऑप्शन क्या है, C, तो उसका फिर जो वोट है वो C के लिए काउंट किए जाएंगे। अगर C के लिए काउंट होता है, अगर C मेजोरिटी पार कर लेता है, चलो भाई तू इलेक्ट हो गया, जाएगा तू, ठीक है। अगर C की भी मेजोरिटी नहीं भरती है तो सभी वोट्स किसके लिए ट्रांसफर हो जाएंगे, B के लिए ट्रांसफर हो जाएंगे। तो फिर बी को क्या है, जाना ही जाना है, मेजोरिटी तो मिल गई फिर बी को, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसका जो वोट है अगर ये अगर चुन के नहीं आता तो सी को जा रहा है, यानी ट्रांसफर हो रहा है ना। अगर सी नहीं आता है तो बी को जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह इसे कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या कहा जाता है इसको? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी ये जो थे कौन, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के जो मेंबर्स थे 296, ठीक है। तो आप कह सकते हो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। क्या थे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। यहाँ तक समझ में आ गया, क्या थे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ठीक है भैया। फिर प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स थे ये कैसे चुन के जाते थे? तो ये जो थे इनको क्या कहते हैं, प्रिंसली स्टेट के जो भी हेड थे वो क्या करते थे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करते थे। क्या करते थे? नॉमिनेट करते थे, ठीक है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड? देखो, पार्टली नॉमिनेटेड क्यों है कि आधे जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के वो क्या कर रहे हैं, उसके हेड क्या कर रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से जो रिप्रेजेंटेटिव आ रहे वो कैसे थे, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, बराबर है, सिंगल ट्रांसफरेबल और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड की वजह से। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को क्या कहा जाता है, पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड बॉडी कहा जाता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, ठीक है। अगर होते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इसको, फिर आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। देखो, फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब फॉर्म हुई थी भाई, नवंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के प्लान के अंतर्गत, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ की क्या थी, 389। 389 में से क्या थे, 296 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, उसके बाद 93 जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स के थे, ठीक है। जो 296 सीट्स थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की, उसके 292 मेंबर्स जो थे वो कहाँ से आ रहे थे, वो आ रहे थे 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस में थे, ठीक है। और जो फोर मेंबर थे वो कहाँ से आ रहे थे, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस यानी आज की यूनियन टेरिटरीज, ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो सीट अलोकेशन कैसे हुआ था, तो रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन की बेस पे हुआ था, यानी 1 सीट फॉर 10 लाख, यानी 1 सीट फॉर 1 मिलियन, ठीक है। अब जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे इनकी जो सीट्स थी वो किन तीन प्रिंसिपल यानी किन तीन मुख्य इसमें क्या बोलती है उसको, कम्युनिटीज में डिवाइड थी, तो वो थी जनरल, सिख एंड मुस्लिम। इन तीन कम्युनिटीज में क्या थी, वो डिवाइड थी, ठीक है। अब इन तीन कम्युनिटी से जो भी रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे वो कैसे थे, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। कैसे थे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। कहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया जा रहा था इन्हें, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हिस्टोरिकल पोर्शन है, उसमें मैं गया नहीं हूँ, ठीक है। आप जो हिस्ट्री पढ़ेंगे या फिर हम पढ़ेंगे तब हम यहाँ से क्या उनको रिकनेक्ट करेंगे,
तब आपको ये समझ में आ जाएगा, अभी भी समझ सकता है, इतना कुछ भारी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, वो जो प्रिंसली स्टेट्स के उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कैसे लिए किए जाते थे, वो नॉमिनेट किए जाते थे। क्या किए जाते थे? वो नॉमिनेट किए जाते थे। किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे? वो नॉमिनेट किए जाते थे हेड ऑफ द स्टेट। उनके हेड ऑफ द स्टेट जो भी रहेंगे, राजा वगैरह थे, ठीक है, प्रिंसेस थे, वो क्या करते थे? नॉमिनेट करते थे, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है किसको? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी क्या कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो वोटिंग सिस्टम हुई थी वो कैसी थी? प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थी बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या समझा दिया है, ठीक है। अब जो पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी क्यों कहा जाता है, मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के जो मेंबर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, वो क्या थे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। क्या थे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और जो प्रिंसली स्टेट्स के थे यानी रिप्रेजेंटेटिव थे वो क्या थे? नॉमिनेटेड थे। क्या थे वो? नॉमिनेटेड थे, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना, इसके मेंबर जो थे सभी सेक्शंस के यानी लोग थे, लेकिन महात्मा गांधी क्या थे? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। और मोहम्मद अली जिन्ना भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखो, ठीक है। ये अगर आप मिस कर देते हो तो मे बी मार्क्स जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। क्या? सोसाइटी के सभी सेक्शंस के जो यानी बेसिकली सोसाइटी के जो भी सेक्शंस थे वहां के सभी रिप्रेजेंटेटिव क्या थे? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मौजूद थे। लेकिन महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट थे कि नहीं? महात्मा गांधी वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। मोहम्मद अली जिन्ना थे क्या? जी नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं थे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, एक बात बताता हूँ मैं आपको कि जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे इनके मेंबर क्या थे? वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ठीक है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ठीक है। लेकिन ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, लेकिन वो कहाँ पे बैठे हुए थे? सबसे पहले वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे थे ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए थे, ठीक है। अभी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बैठे हुए मेंबर थे ऐसे नहीं थे कि भाई एडल्ट फ्रेंचाइजी से चुन के आए, जी नहीं, ये एडल्ट फ्रेंचाइजी से चुन के आए हुए नहीं थे, ठीक है। उस वक्त क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा? 1935। इसने क्या किया था? वोटिंग का राइट जो है यानी लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी थी। लिमिटेड फ्रेंचाइजी यानी कैसे? तो बेसिकली जो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिनके पास एजुकेशन है, ठीक है, एक्सेट्रा क्वालिफिकेशंस है, उनको ही राइट टू वोट का क्या दिया था उन्होंने? अधिकार दिया था। तो ये जो बेसिकली प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग बैठे हुए थे, ठीक है, वो क्या एडल्ट फ्रेंचाइजी से चुने हुए थे क्या? नहीं, वो भी लिमिटेड फ्रेंचाइजी से ही चुने हुए थे, ठीक है, लिमिटेड फ्रेंचाइजी से चुने हुए थे, ठीक है। ये सिर्फ एक बात है, ध्यान में रखना, कभी एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में जो ये यहाँ से मेंबर गए थे वो कैसे थे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ठीक है। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, अगर होते हो तो मुझे बताना, हम अच्छी तरीके से समझा देंगे आपको। एनीवे, ठीक है। फिर क्या हुए थे? इलेक्शन हुए थे। अब इलेक्शन जो हुए थे वो 296 सीट्स के लिए हुए थे। अब 296 जो सीट्स थी इसके लिए इलेक्शन कब हुए थे? 1946 में हुए थे, अगस्त में या फिर जुलाई में, जुलाई एंड अगस्त में, ठीक है। अब 296 में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी मिली थी? 208 सीट्स मिली थी, ठीक है। मुस्लिम लीग भी थी, ठीक है, मुस्लिम लीग को आई थिंक 73 सीट्स मिली थी। कितनी सीट्स मिली थी? 73 सीट्स मिली थी, ठीक है। और अदर्स को कितनी मिली थी? अदर्स को मिली थी 15 सीट्स। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। ये हो गई 296 के लिए। अब जो 93 सीट्स थे, ठीक है, इनके लिए इलेक्शन हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। क्या किया था? पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। इन्होंने डिसाइड किया था कि हम क्या रहेंगे? इलेक्शन से दूर रहेंगे। क्या रहेंगे? इलेक्शन से स्टे अवे फ्रॉम द इलेक्शन। क्या रहेंगे हम? स्टे अवे फ्रॉम द इलेक्शन। ऐसे इन्होंने क्या किया था? डिसाइड किया था। इस वजह से क्या हो गए थे फिर ये, यानी उन्होंने पार्टिसिपेशन ही नहीं किया था, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी, बेसिकली और भी है लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो भी बचा हुआ है अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के लिए एक अच्छा खासा लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो भी कवर कर लेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलो फिर, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।